Hello dear students and viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this lecture I would like to discuss about the cell theory. Cell theory or cell doctrine was initiated in 1838 by German botanist M.J. Schleiden for plants. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी से हम कोसा का सिद्धांत कहते हैं या कोसा सिद्धांत जिसे कहते हैं। सेल थ्योरी यानी कोसा सिद्धांत, इसको हम सेल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। उसको सबसे पहले इनिशिएटेड किया था। इनिशिएटेड का मतलब होता है स्थापित करना। सेल थ्योरी के बारे में, कोसा सिद्धांत के बारे में, सेल डॉक्ट्रिन के बारे में सबसे पहले 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट यानी जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था एम.जे. श्लाइडेन। उन्होंने प्लांट के संदर्भ में स्थापित किए थे। सेल थ्योरी के सिद्धांत को बताने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन 1838 बाय ए जर्मन बॉटनिस्ट एम.जे. श्लाइडेन फॉर प्लांट। बहुत क्लियर हो गया कि कोसा सिद्धांत, जिसको हम सेल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, इसको सबसे पहले 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट एम.जे. श्लाइडेन ने प्लांट के संदर्भ में बताया या स्थापित किया। इट वाज एक्सटेंडेड टू द एनिमल। इट वाज माने यह, एक्सटेंडेड माने होता है फैलना, टू द एनिमल माने जंतुओं में। बाद में इस कोसा सिद्धांत को एनिमल के संदर्भ में, जंतुओं के संदर्भ में बाय द जर्मन एनाटॉमिस्ट थियोडर स्वान इन 1839. So it is very clear that the concept of cell theory was extended. The concept of cell theory was extended to the animal also, and that was explained by a German anatomist, that is the Theodor Schwann in 1839. बाद में एक्सटेंड कर दिया गया एनिमल के केस में जर्मन एनाटॉमिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है थियोडर स्वान। इन्होंने 1839 में बताया। So it is very clear that the concept of cell theory that was given by Schleiden and Schwann, the concept of cell theory or the concept of the cell doctrine that was initiated in 1838 by the German botanist M.J. Schleiden for the plant, and in animal it was explained by the German anatomist Theodor Schwann in 1839. Both of the view of these two scientists, दोनों के विचारों को, ऊपर दिए गए दोनों के विचारों को श्लाइडेन और स्वान, दोनों वैज्ञानिकों के विचारों को मिला करके आर रिगार्डेड एज द फेमस थ्योरी दैट इज द सेल थ्योरी। दोनों को मिला करके एक फेमस सिद्धांत मिला। दोनों के विचारों को मिला करके एक प्रमुख सिद्धांत स्थापित हुआ, जिसको कहा गया फेमस सेल थ्योरी, जिसको कहा गया प्रसिद्ध कोसा का सिद्धांत। दैट वाज फेमस सेल थ्योरी। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, कोसा सिद्धांत के अनुसार होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोसा सिद्धांत के अनुसार कोसाएं जो होती हैं, कोसा सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोसा सिद्धांत के अनुसार कोसाएं जो होती हैं, सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोसा सिद्धांत के अनुसार कोसाएं जो होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। फर्स्ट जो सेल थ्योरी है वो ये है कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जितने भी जिंदा जीव होते हैं, उनमें जो कोशाएं होती हैं वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई होती हैं। इट मीन्स दैट द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन असेंबलेज ऑफ सेल। इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जिंदा जीव होते हैं, उनकी जो शरीर होती है
वो लिविंग कोशिकाओं की असेंबलेज माने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो शरीर होती है, वह कोशिकाओं के असेंबलेज से, कोशिकाओं के जुड़ने से, कोशिकाओं के इकट्ठा होने से, कोशिकाओं के एकत्रित होने से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, जो शरीर है, वो कोशिकाओं के संग्रह या असेंबलेज के द्वारा होता है। मतलब बॉडी का निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं के संग्रह के द्वारा होता है। सेकंड है सेल्स आर फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिकाएं जो होती हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्रियात्मक इकाई होती हैं। इट मीन्स दैट फिजियोलॉजिकल यूनिट का मतलब क्रियात्मक इकाई। सेल्स आर फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स दैट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म विद द सेल। इसका मतलब होता है सेल्स आर फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोशिकाएं जो होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, किसी भी जिंदा जीव की क्रियात्मक इकाई होती है। इट मीन्स दैट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड विद इन द सेल। इसका मतलब होता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किसी भी जिंदा जीव के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वह कोशिकाओं के अंदर ही संपन्न होती हैं। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद इन द लिविंग सेल्स। जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं वह कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती हैं। सो सेल्स आर नोन एज द फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3। सेल्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। कोशिकाएं जो होती हैं वे आनुवंशिकी इकाई होती हैं। सेल मेंटेन कंटिन्यूटी थ्रू द हेरिडिटरी मटेरियल। कोशिकाएं जो होती हैं मेंटेन माने बनाए रखती हैं, कंटिन्यूटी माने होता है निरंतरता। निरंतरता कोशिकाएं जो होती हैं वो कंटिन्यूटी यानी निरंतरता को बनाए रखती हैं थ्रू द हेरिडिटरी मटेरियल। थ्रू द हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है आनुवंशिक पदार्थों के द्वारा। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द सेल्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। ये बहुत क्लियर है कि कोशिकाएं जो होती हैं वो आनुवंशिकी इकाई भी होती हैं। कैसे आनुवंशिकी इकाई होती हैं? सेल्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। कोशिकाएं जो होती हैं वह आनुवंशिकी इकाई होती हैं। दे आर हेरिडिटरी यूनिट्स बिकॉज सेल मेंटेन कंटिन्यूटी, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वह निरंतरता बनाए रखती हैं अपने आनुवंशिक पदार्थों के द्वारा। बिकॉज दे ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द DNA to the next generation and maintain the continuity of the race. So the cells are known as the hereditary units. Next number 4, new cells originate only from the pre-existing cell. न्यू सेल्स का मतलब होता है जो नई कोशिकाएं होती हैं। ओरिजिनेट माने उत्पन्न होती हैं, ओनली माने केवल, फ्रॉम माने से, द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी इट इज़ वेरी क्लियर दैट किसी भी नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है, न्यू सेल्स ओरिजिनेट का मतलब होता है न्यू माने नई, सेल माने कोशिका, ओरिजिनेट माने उत्पन्न होना, ओनली माने केवल, फ्रॉम माने से, प्री माने पहले से, एग्जिस्टिंग माने उत्पन्न हुई, सेल माने कोशिका। किसी भी नई कोशिका की जो उत्पत्ति अपने पहले से उत्पन्न कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है 5, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती हैं। सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल माने कोशिका, स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटी, यूनिट माने इकाई, लाइफ माने जीवन। कोशिकाएं जो होती हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई होती हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जीवों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आर द आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। कोशिकाएं जो होती हैं, जो सेल्स होती हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जीवों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आर द आउटकम माने होती हैं उत्पन्न होना या निकलना, किसके द्वारा? द एक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। तो कोशिकाएं जो होती हैं किसी भी जीवन की सबसे छोटी इकाई होती हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी क्रियाएं होती हैं वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को निर्माण करने में जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल होती हैं, जो कोशिकाएं आपस में जुड़ करके, आपस में निर्मित होकर के किसी भी लिविंग सेल का निर्माण करती हैं, उनके द्वारा
उत्पन्न हुई जो क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न हुई क्रियाएं होती हैं, दैट इज द आउटकम, दैट इज द आउटकम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आउटकम वही होगा जो उसकी सेल्स का आउटकम होगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, living organism is made up of assemblage of cells, so the outcome of the assemblage of the cell is exactly the assemblage of the living organisms. Cell is the smallest unit of life and all the activities of living organism is directly related to the activities of its constituent cell. So that's all about the cell theory. Thanks to all of you watching the video. Thank you. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।